नमस्कार सभी साथियों का फिर से स्वागत अभिनंदन करता हूं। लगातार आप सब देख रहे हैं महिलाओं के अधिकार और कानून। साथियों, आज हमारी जो क्लास है ये 8वीं क्लास है। हम इससे पहले 7 क्लास में ऑलमोस्ट वो टॉपिक कवर करके गए हैं, वो तथ्य पढ़ कर गए हैं जिनका सीधा संबंध पुलिस एग्जाम के अंदर रहता है। और महिलाओं के अधिकार ऐसे तथ्य थे जो प्रश्न के साथ इंपॉर्टेंट थे और प्रश्नों से संबंध रखते ही थे और सामान्य जीवन के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण तथ्य वो सब थे। उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में से 2 बड़े पॉइंट आज हम कवर करने जा रहे हैं। साथियों, आज के समाज के अंदर बहुत बड़ी एक बात है जिसे बोलते हैं घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा और एक है दहेज। आज की क्लास में हम जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, एक तो दहेज के ऊपर बात कवर करने वाले हैं, दहेज की जो कानून है और दहेज को लेकर जितने भी अधिनियम आपके बने हुए हैं, सजा का प्रावधान है, पूरी बात हम समझेंगे। और दूसरा, घरेलू हिंसा को लेकर जो कानून हमारे भारत में और राजस्थान स्तर पर लागू हुआ, उन तमाम तथ्यों की आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथियों, जो बच्चे बार बार पीडीएफ के लिए मैसेज डाल रहे थे, पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी गई है और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यदि लिंक से ओपन नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट डीपी शर्मा 3355 12 लगाओगे, महाराणा प्रताप की फोटो वाला अपने चैनल के लोगो वाला जो चैनल आएगा वही अपना ओरिजिनल चैनल है। और वहां पर आप ये सर्च करके भी आप देख सकते हैं, जो टॉपिक का नाम है उसी टॉपिक के नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथियों, बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके स्क्रॉलिंग में आपके पास में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इसे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो इसी के साथ में आप सबका मैं अगेन टॉपिक में स्वागत करता हूं और आप समझेंगे। हम सबसे पहले आज जिस पॉइंट पर बात करने वाले हैं साथियों, वो पॉइंट हमारा बड़ा ही शानदार गजब का पॉइंट है। जरा देखिए पेपर की दृष्टि से। और बाकी ये ऐसा पॉइंट है जो हमारे समाज के लिए एक प्रकार की कुप्रथा है और सरकार ने इस प्रथा को पूर्ण रूप से निषेध भी घोषित कर दिया है। और ये वो प्रथा है जिसकी वजह से हमारे भारत में 40% से ज़्यादा जो बच्चियां हैं अपने पीहर में आकर बैठ जाती है। चलो देखते हैं साथियों वो क्या है। और वो हमारे परिवार समाज का एक अभिशाप जिसका नाम है दहेज। और उसी के ऊपर सबसे पहले देखेंगे दहेज निषेध अधिनियम 1961। अब आपके लिए इस पे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो गए हैं। गजब गजब के क्वेश्चन देखो साथियों। पहला क्वेश्चन बनेगा, दहेज के लिए कानून जो बना था वो कब बना था? 1961 में बना था। और इसी हिसाब से दहेज का कानून आपके सामने आ चुका है 1961 में। और ये कानून बना और इसके अंदर एक प्रकार का गजब प्रकार का संशोधन हुआ। और वो संशोधन आप देखेंगे 1986 के अंदर हुआ, क्योंकि समय के साथ साथ में संशोधन बड़ा आवश्यक पहलू है। देखिए साथियों, इसके अंदर जैसे ही आप जाओगे ना, दहेज निषेध अधिनियम के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो साथियों और प्यारे बच्चों, आप यहां पर देख रहे हैं हमारे पास एक अंदर का पॉइंट स्टार्ट होगा। उस पॉइंट को हम बोलेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस किस में साक्ष्य है? कोई भी आईपीसी की धारा हो या कोई भी धारा हो, कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, चाहे उसके ऊपर धारा 354 की कोई भी धारा लगे और चाहे उसके ऊपर 376 की धारा लगे, बलात्कार संबंधी हो या प्रताड़ना संबंधी कोई भी धारा जिसके ऊपर लग रही है, साथियों उसके लिए साक्ष्य का एक कानून बनाया गया। मैं आपको बता रहा हूं, 2 आपके पास में आप देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। इन दोनों की जो धाराएं हैं, इन दोनों की जो धारा है और इन दोनों की जो धारा है और इन दोनों की धारा में खास करके 376 का और 354 का, ये 2 धाराएं जो है, इन दोनों धाराओं के लिए साथियों यहां पर साक्ष्य अधिनियम लाया गया। यानी कोई भी प्रूफ, कोई भी साक्ष्य कैसे साबित किया जाए, पूरी बातों को यहां पर मद्देनजर देखा जाता है। अब देखिए, इसी भारतीय दंड संहिता की धारा 2 ये इस बात का हमारे पास में प्रूफ करती है कि दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना दोनों ही अपराध है। यदि आप दहेज के अंदर शामिल होते हैं, दहेज देने वालों में और लेने वालों में और दहेज की राय देने वालों में भी, तो भी आपके लिए आपके पास यहां 5 वर्ष की सजा और 15,000 रुपए आपके जुर्माना है। 15,000 रुपए जुर्माना तो क्या पता भुगत लोगे, लेकिन साथियों 5 वर्ष की जेल
जिंदगी ब्लॉक हो जाएगी और मामला फिर आपका पूरा गड़बड़ा जाएगा। इसलिए साथियों, इसमें आप कवर क्या करोगे कि दहेज लेन देन का जो उल्लेख है दंड संहिता की धारा 2 के अंदर ये मिलेगा। और आपको बता दूं, साक्ष्य अधिनियम किन 2 कानून पे काम करता है? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सीआरपीसी और आईपीसी की जो धाराएं हैं, इन कानून के ऊपर ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम काम करता है। इनकी धाराएं और इनकी धाराओं में 2 धाराएं 376 और 354 जो धाराएं इसके ऊपर काम करता है। लो जी, अपना यहां पर प्रोग्राम सेट हो गया दहेज निषेध अधिनियम का। ओके रिपोर्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं अधिनियम से जुड़ी प्रमुख धाराएं। कौन सी प्रमुख धाराएं हैं, जरा गौर से देखिए। धारा नंबर 2, दहेज। पहली बात तो ये दहेज से जुड़ी बात मैंने पहले भी की, वापस आगे फिर थोड़ा अलग तरीके से अलग सेगमेंट में आ रही है कि कोई संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिया जाना। कहने का मतलब है दहेज लेना, दहेज देना और दहेज लेने वालों में शामिल होना और दहेज लेने के लिए प्रेरित करना। यदि ऐसा आप करते हो तो आपके ऊपर जो कानून एक्शन लेगा वो भारतीय दंड संहिता की धारा 2 के तहत यहां पर लिया जाएगा। और फिर बात आती है धारा, देखो दोनों तीनों बातें हैं, देखो हल्का हल्का डिफरेंस होगा। दहेज लेने देने का जो अपराध का उल्लेख है वो धारा 3 के अंदर उल्लेख किया गया है। केवल आपसे दहेज की मांग कर रहे हैं, बोले मान तो गाड़ी चाहिए, माने कार चाहिए, माने तो यो चाहिए, माने तो सोना का कंगन चाहिए, फलाना चाहिए, तो मतलब आप फंसोगे, आपको 7 साल की जेल होगी, सजा होगी। और आपने इस प्रकार की मांग रखी है तो धारा 4 के तहत होगा। याद रखना, हमारे उल्लेख है उपहार दे सकते हैं, उपहार की कभी मांग नहीं की जा सकती। कभी ऐसा होता है कि ले मेरे को गिफ्ट ला के दे भाई, गिफ्ट तो इच्छा से दिया जाता है, उपहार को गिफ्ट बोलते हैं। अब मान लो कोई आदमी अपनी लुगाई को गिफ्ट दे सकता है, या लुगाई के घर वाले पीर पक्ष वाले आपको गिफ्ट के रूप में फॉर्चूनर दे सकते हैं, उनकी औकात है तो। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हमें गिफ्ट के अंदर 21 लाख रुपए चाहिए, वो गिफ्ट नहीं होता। यदि आप मांग रख रहे हैं तो मांग तो आपकी मांग ही होगी और उसको दहेज नामी करार दिया जाएगा। और दहेज निषेध को लेकर तो कानून बने हैं और आपके ऊपर फिर कार्यवाही होगी और धारा 4 के तहत आप यहां पर पिस जाओगे। याद रखना, दहेज की मांग नहीं करनी। यदि किसी ने भी आपकी सूचना दे दी तो साथियों आप पिस जाओगे। और वर्तमान में कानून बड़े सख्त हो चुके हैं। इसी का थोड़ा सा एक बदला हुआ रूप जरा देखें। धारा 4A के अंतर्गत आता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री से शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव किया है, मतलब बात आ गई टाबरन बेच देनो। शादी कोई भी कर रही हो या मान लो किसी प्रकार से आपने बात की, बीच में बिचौले वगैरह भी होते हैं ना, ये जो पैसे खा जाते हैं, लेकिन ये देते हैं करते हैं, चलो वो अलग बात है। लेकिन ये वास्तविकता से देखा जाए तो ये निषेध है, ऐसा नहीं कर सकते। उसके ऊपर भी उसका फिल्टर भी जाम हो सकता है, धारा 4A के तहत हो सकता है। चलो धारा 6 देखिए क्या कहती है। कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाए तो साथियों उसके ऊपर कार्यवाही धारा 6 के तहत हो जाएगी। महिला के ऊपर कोई और दबाव नहीं बना सकता है। पति चलो फिर भी कह सकता है चलो कोई बात नहीं, उपहार की बात कर ली। अदर व्यक्ति का, किसी थर्ड पर्सन का, जेठ जी का, देवर जी का कोई ऐसा इसके अंदर आधार और अधिकार नहीं होता है, उस विवाहिता को पीड़ित नहीं कर सकते हैं। धारा 8A हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि किसी महिला के ऊपर दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, यदि उसको शिकायत करनी है तो 1 साल के भीतर होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख कहाँ किया गया है? धारा 8A के अंदर किया गया है। याद रखना, धारा B दहेज निषेध पदाधिकारियों की नियुक्ति जो होती है वो धारा B के जो धारा 8B है उसके अंदर जो दहेज लेने वाले को कार्यवाही करते हैं उन पदाधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। ये कुछ आपके प्रमुख धाराएं थी जो आप देख रहे हो, दहेज से जुड़ी हुई धाराएं हैं। चलो जी, ये मामला भी आपका सेट हुआ। बहुत ही अद्भुत तथ्य साथियों आपने इसके अंदर आज कवर किए। पॉइंट है उन्हीं से जुड़ा हुआ, समझना काम आएगा। बड़ा जोरदार पॉइंट है कि स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986
जितना खतरनाक ये नाम लिखा है उतना ही खतरनाक कानून है, और इस कानून का एक संशोधन है। वो संशोधन आप ध्यान रखना, प्रश्न उसके संशोधन से ही पूछा जाएगा। इसके अंदर क्या क्या बात रखी जाएगी वो जरा ध्यान देना। कि स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम आया, ये 1986 के अंदर ही आया। दहेज के साथ साथ सती प्रथा के साथ साथ में ये साथ में आ रहा है। 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस अधिनियम में कुछ परिवर्तन किए और प्रस्तावित किए थे। अब ये प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने पहले कहा था इसका एक संशोधन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो किया किसने था? राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया था। अब आपसे प्रश्न पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग। साथियों, राष्ट्रीय महिला आयोग आप अच्छे से परिचित है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये आयोग इसकी स्थापना हो जाती है 1990 के अंदर इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 के अंदर हुई, और ये जो कानून में परिवर्तन कर रहा है महिलाओं के लिए, और इस कानून में खास करके 2009 के अंदर वो राष्ट्रीय महिला आयोग ने ही करवाया था। यह राष्ट्रीय महिला आयोग राज्य स्तर पर नहीं, ये केंद्र स्तर पर काम करती है। इंटरनेशनल एक संस्था आयोग है, ये केवल राजस्थान का ही नहीं है, ये पूरे भारत के संदर्भ में काम करता है। अब देखिए इसके अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम, यानी आजकल जितने भी मामले हैं वो बाहर वाले ज्यादा, यानी जो घर के रक्षक है वही आखिरकार भक्षक बने हुए हैं। याद रखना है, बाहर वाले नुकसान कम करते हैं, घर के है ना जिन पे विश्वास किया जाता है वही पीठ के अंदर छुरा घोंप देते हैं। आखिरकार इन दरिंदों का कुछ नहीं हो सकता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व निभाने की अधिकृत जो किया जाए वो साथियों इस कानून के तहत है। यानी जैसे कई प्रकार की प्रॉब्लम सामने आने लग गई, जैसे मान लो कोई महिला है, उसके साथ में कोई अनहोनी हो जाती है, मान लो कोई रेपिस्ट मामला आ जाता है, और वो महिला न्याय मांगने के लिए थाने में चले जाए, और थाने में जाने के बाद पुलिस वाले उसके साथ अनैतिक व्यवहार करे, और पुलिस वाले उससे अनेकों प्रकार की मांग रखे, और वो पीड़ित के साथ में और पीड़िता वाले दुर्व्यवहार कर दे, या वो रेप उसके साथ में पुलिस थाने में या पुलिस अधिकारी कुछ ऐसा काम कर दे। ऐसी गतिविधियां भी सामने आने लग गई थी। हॉस्पिटल में कोई महिला जांच करवाने गई, उसके साथ अत्याचार हुआ, किसी ने मारपीट की, और वहां डॉक्टर साहब उसके ऊपर लाइन मारा। डॉक्टर साहब बोल रहा है तेरा इलाज तो कर दूंगा, चाल आ जा, चल अंदर चलते हैं। तो अब इलाज करने के बहाने उसके साथ उसका दूसरा इलाज कर दे। तो साथियों ऐसी स्थितियां सामने आने लग गई। तो उन्हीं स्थितियों के लिए कि दायित्व निभाने के लिए यहाँ पर उनको बताने लग गए, जिम्मेदारी बताने के लिए सरकार ने नई कमेटियों का आयोजन करने लग गए और नए कानून बनाने की कोशिश की। तो दायित्व क्या होता है और कैसे हमें निभाना है, यानी एक प्रकार का जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी हमारा मौलिक कर्तव्य होता है, उसी तरीके से दायित्व बताने का काम ये करता है। समझ रहे हो, महिलाओं के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है कि दहेज है, सती प्रथा का मामला हो, दहेज प्रथा का हो, घरेलू हिंसा का मामला हो, खास करके 80% अभी जो वर्तमान में मामले को थाने में आ रहे हैं वो घरेलू हिंसा के आ रहे हैं, मारपीट से संबंधित, दहेज से संबंधित हैं, जैसे मान लो या जबरदस्ती संबंधित इस प्रकार के मामले आ रहे हैं। या मान लो कोई ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादातर पति पे कार्रवाई करती है कि पति जी देव जी है, जो मतलब कई बार बहुउद्देशीय परियोजना में बिजी रहता है, एक के साथ अनेक परियोजनाएं चलाता है, चैटिंगों से बातें करता है, रात को छुप छुप के ऐसे काम करता है, उनके लिए साथियों ये काम करता है। अब नेक्स्ट आप देख रहे हो अगला पॉइंट, सती प्रथा या सती रोकथाम अधिनियम 1987। आपको बताऊं साथियों, राजस्थान के अंदर एक हमारे मंदिर था झुंझुनू जिले के अंदर, अभी भी है। झुंझुनू जिला इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और झुंझुनू के अंदर एक माता का मंदिर है और उस माता को बोलते हैं सती माता। और ये सती माता का मंदिर झुंझुनू में है। बताया जाता है कोई मूल रूप से कोई नारायणी देवी नाम से कोई महिला थी और वो अपने पति के लिए सती हुई और उसके बाद में पूजी गई और झुंझुनू में उनका नारायणी देवी का मंदिर बना हुआ है। साथियों लंबे अरसे से यहां मेला भर रहा था और सती माता का मेला 1987 में बंद हुआ। यह प्रश्न आरपीएससी ने अब तक 7 बार पूछ लिया है। मेला बंद हुआ, आप लॉजिक लगाइए वो 1987 में बंद क्यों हुआ? क्योंकि इसकी वजह से
सती रोकथाम अधिनियम 1987, यानी कुप्रथा थी। और इस कुप्रथा को देखा, हो सकता है इस कुप्रथा में कोई प्रतिष्ठित महिला भी इसमें सती हो सकती है, तो साथियों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस वजह से ये मेले पे रोक 1987 में लगी हुई है, ये वजह है। इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, द कमीशन ऑफ सती। इस कमीशन का नाम है, सती को इंग्लिश में सती ही बोलते हैं, द कमीशन ऑफ सती। इस कमीशन के तहत यहां 1987 में और ये काम होने लग गए कि आज के बाद कोई सती नहीं होगी। और एक उस समय इस मेले के साथ साथ में एक कांड भी हुआ था, मैं आपको बताऊं। एक गांव है हमारे राजस्थान के शेखावाटी में, उसको दिवराला गांव बोलते हैं, देवराला भी बोल देते हैं, नीम के थाने के बेल्ट में आता है दिवराला गांव। और यहां की एक महिला थी जिसका नाम था रूप कंवर। रूप कंवर, और ये रूप कंवर हमारे भारत की अंतिम सती है, न कि राजस्थान। ये हमारे, वैसे भी ये प्रथा राजस्थान विशेष एरिया में चला करती थी। तो आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं साथियों, रूप कंवर भारत की अंतिम सती के रूप में जानी जाती है। राजस्थान के नीम का थाना कस्बे की, पहले सिक्कर जिला पूछा हुआ है क्योंकि जिले आजकल बंटवारे वाला सीन चल गया है, तो ये नीम का थाना कस्बा याद रखना है। श्री माधोपुर के बिल्कुल नियर बाई और नीम का थाना कस्बा है, राजस्थान का नीम का थाना नया जिला बना है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। खास बात क्या है, सती अधिनियम जो है भारत की संसद का एक अधिनियम बन चुका है, ये बात याद रखना है। बहुत सारे अधिनियम होते हैं केंद्र सरकार के द्वारा संसद से पारित होते हैं, कुछ अधिनियम राजस्थान की विधानसभा के द्वारा पारित होते हैं या वो इस प्रकार से लागू किए जाते हैं। हमारे जो कानून है, जो कानून पुलिस विभाग से संबंधित या पुलिस से जो कनेक्टेड होते हैं, वो कानून ज्यादातर जो बनते हैं वो आपके संसद में ही बनते हैं। कुछ कानून हमारे, जैसे अभी राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण का मामला है, तो पेपर लीक चल रहा है, तो पेपर लीक संसद का अधिनियम नहीं है, पेपर लीक पे रोक वगैरह कानून बनेगा, तो ये राजस्थान में विधानसभा से तैयार किया गया कानून, तो ये राजस्थान की विधानसभा का कानून साथियों यहां से जारी हुआ है। सती को पहली बार बंगाल सती विनिमय 1829 के तहत प्रतिबंधित किया गया था। आप जानते हो साथियों, कोई टाइम में सती प्रथाएं चलती आ रही थी और बहुत लंबे टाइम तक सती प्रथा चली है, बहुत तगड़े तरीके से चली है साथियों। मैं आपको सती प्रथा के ऊपर बता दूं, राजस्थान में पहली सती जो है वो हमारे मारवाड़ प्रदेश के अंदर हुई थी। सती होने वाली महिला को माता का करार दिया जाता था, क्योंकि आग में शरीर को अपन दाह करना बहुत बड़ी बात होती थी। सती प्रथा कुल आपके दो प्रकार की सती प्रथा होती है। सती प्रथा दो प्रकार की होती है, एक सती प्रथा को बोलते हैं अनुमरण, एक सती प्रथा को बोलते हैं अनुमरण, और एक सती प्रथा उसको बोलते हैं सहमरण। सहमरण को सहगमन भी कहा जाता है। सहमरण को क्या बोलते हैं, इसको सहगमन के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता था, ज्यादातर राजपूत परिवार में चलने वाली प्रथा होती थी ये। अनुमरण का मतलब होता है कोई भी महिला और उसका कोई पति एक्सपायर हो जाता है, तो निशानी के साथ पति की कोई निशानी के साथ सती होना, निशानी के साथ सती यदि कोई महिला होती है तो इस प्रकार की प्रथा को अनुमरण के नाम से जाना जाता है। लेकिन शव के साथ, यानी कोई भी चीता है, शव के साथ सती होना, और इस प्रथा को सहगमन या सहमरण के नाम से, यानी साथ ही चिता के साथ ही इस प्रकार से अपने शरीर को दाह कर देना, ये सहगमन या सहमरण होगा। निशानी के साथ सती होना अनुमरण कहलाएगा। दोनों बात आपके सामने क्लियर है। अनुमरण, इसका भी हमें एक उदाहरण मिलता है मारवाड़ में। इसका एक मारवाड़ में उदाहरण है, मारवाड़ में इसका एक उदाहरण मिलता है, और मारवाड़ में उदाहरण है वो हुआ था मालदेव के समय में। हमारे राजस्थान में एक शासक था मालदेव, जो मारवाड़ राठौड़ों का सबसे महानतम शासक है मालदेव। और मालदेव जो आप देख रहे हो, मालदेव की पत्नी थी जिनका नाम था उमादे। उमादे ने क्या किया था, अनुमरण किया था या सहमरण किया था। उमादे ने अनुमरण किया था। किसके साथ किया, कोई निशानी तो होगी, पगड़ी के साथ। इन्होंने अनुमरण किसके साथ किया था, पगड़ी के साथ अनुमरण किया था। ये जो मैं आपको घटना बता रहा हूं साथियों, ये घटना 1562 की घटना है। ओके,
तो ये आप सती प्रथा से जुड़ी हुई जो बात आप देख रहे हैं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक, ओके रिपोर्ट। अब देखिए, आज महिला के अधिकार बहुत प्रबल होते जा रहे हैं। उसकी एक वजह रही है, जब जब घरेलू हिंसा हुई है, उस घरेलू हिंसा में अत्याचार जो हुए हैं, 10-20% ऐसा भी है कि आदमी लुगाइयों से दुखी है। कुछ कुछ लुगाइयां तो इतनी खतरनाक होती है कि पति बेचारा को गलती से चप्पल पैर के अंदर आ जाए ना, तो साथियों कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ते हैं आपस में। अरे को बाजार में मान लो कोई शॉपिंग करने चले जाए ना, गंडक करते हैं गंडक करते हैं, वैसे लड़ते हैं साथियों। 90% जो अत्याचार झेलना पड़ा था ना, वो महिलाओं को झेलना पड़ा था। पुरुष क्या करता, या तो अपने शारीरिक बल यूज करता, और क्या करता है, महिलाएं शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमजोर होती है क्योंकि उसकी प्राकृतिक संरचना ही ऐसी है। तो इस प्रकार से पुरुष अपने शारीरिक बल से महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता, तो उस अत्याचार और शोषण का शिकार महिलाएं होती। इसीलिए महिलाओं के लिए स्पेशल अधिकारों की जरूरत पड़ी। सर, यदि पुरुषों के साथ ऐसा होता हो तो बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता। यदि होता है तो उन पुरुषों की कोई ना कोई कमी होगी। यदि बहुत लंबे स्तर, बड़े स्तर पर हो जाएगा, तो साथियों जिस प्रकार भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग बना है, वैसे ही भारत में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनेगा। और फिर पुरुष आयोग के साथ साथ में फिर अब देखा जाएगा, रिकॉर्ड दर्ज होगा कि कितनी खतरनाक खतरनाक महिला है, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ क्या क्या वारदात करती है। अब मुझे लगता है, मान लो ऐसा राष्ट्रीय पुरुष आयोग बन भी जाए, और बनने के बाद यदि कांड सामने आए, क्या हुआ, महिला ने बहुत तेज बटका भर दिया, पहली घटना सबसे मेन यह आएगी, सबसे तेज बटका भर दिया, क्या गालियां निकालती है जी, बहुत गंदी गंदी, टाइम पर खाना नहीं देती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। तो कहीं ना कहीं पुरुष की उसमें गलती जरूर रहेगी। तो देखो साथियों, भविष्य की बात है, देखो राष्ट्रीय पुरुष आयोग कब बने, कब ऐसे ऐसा होगा नहीं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, ये 5 में बना है कानून, नए स्तर पे कानून तैयार हुआ है और नए नए कानून बनने चाहिए। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे 3 आपके मोटे मोटे। सबसे पहली बात की, एक कानून लागू कब हुआ, 26 अक्टूबर 2006 को। मैंने आपको पहले भी कहा, कानून या तो राज्य स्तर का है तो विधानसभा, और केंद्र स्तर का है तो संसद। भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम है ये। इसका उद्देश्य है, घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने का उद्देश्य है। कानून का उल्लंघन होने पर 1 साल की जेल यदि इस कानून का कोई उल्लंघन करता है। और मतलब यह है कि चोरी और सीना चोरी दोनों ही काम करे, कांड भी कर रहा है और साथ में उल्लंघन भी कर रहा है, 1 साल की जेल है, 20,000 रुपए का जुर्माना है। पीड़ित निःशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। कोई महिला, किसी के दारूड़िए घर वाले ने उसको ठोक दिया, मारपीट कर दी, तो मारपीट होने के बाद वो महिला जाए और वो अपना एक्शन ले सकती है। और उसको मान लो डॉक्टरी रिपोर्ट, कोई जांच, अरे 1-2 पंगे और भी तो है ना। कई कई महिलाएं लुच्ची होती है, कई कई तो क्या है, जैसे मान लो ऐसे है कि मामला गड़बड़ कर देती है, अच्छे आदमियों पे आरोप लग जाते होते हैं। तो साथियों उसके लिए रिपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। माना कि महिलाओं पर बहुत बड़े बड़े स्तर पर हिंसा होती है, लेकिन 2-4% पर इस प्रकार भी होती है कि एक षड्यंत्रकारी काम किया जाता है। कई कई महिलाएं तो ऐसे धमकी देती, बर्बाद कर दूंगी साले ने। कई कई तो ऐसे बोलती होती, वो तो धमकियां देती, मेरे पास राइट्स है, मतलब उसका वो मिसयूज कर लेती है। तो साथियों इस स्थिति में जांच होनी बहुत जरूरी है। इन्हें तो झूठाई जाके कोई भर के पुलिस वालों को पर्चा दे दे, ले जी ऐसे करके मेरे साथ तो ये किया, मेरे साथ तो ये किया, वो किया, सो कुछ किया, ऐसे करके दिमाग खराब कर दे। ऐसे तो ऐसे नहीं, जांच बहुत जरूरी है, जांच का विषय है। कानून का उल्लंघन होने पर 1 साल की जेल और 20,000 रुपए जुर्माना। पीड़ित निःशुल्क कानूनी कार्रवाई, कानूनी सहायता मांग सकती है। उसके पास पैसे नहीं है, जांच करवानी है तो हॉस्पिटल में उसकी जांच हो जाएगी, उसके लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सपोर्ट कौन कर रहा है, घरेलू हिंसा की हिंसा से कानून का संरक्षण अधिनियम 2005 उसकी ये सपोर्ट कर रहा है। उसको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो जाके वहां पर उसको इस तरह से जांच करवा सकती है।
अब देखो, आज का सबसे गंभीर प्रश्न दे बताने जा रहा हूं। पीड़ित भारतीय दंड संहिता के तहत क्रिमिनल याचिका भी दाखिल कर सकती है। मामला कोर्ट तक ले जा सकती है। बिल्कुल, क्रिमिनल याचिका लगाने का पूरा पूरा यहां पर अधिकार है। तो आप समझ रहे हैं साथियों। अब आपके साथ एक बहुत ही विशेष बात करनी है। महिला और बाल अपराध में मेरे स्तर पे मैं खूब करवाए जा रहा हूं, पेपर को ध्यान में रखते हुए। अब आप मुझे आज जो कमेंट करोगे ना, वेरी नाइस, धन्यवाद, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, अच्छा पढ़ा रहे हो, रेगुलर क्लास रखो, ये तो मैंने पढ़ लिए सारे। अब जो कमेंट आपको करना है उस कमेंट का सबसे मुख्य आधार होगा आगे कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, आप मुझे बताइए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके मैं अगली क्लास में लेकर आऊंगा। राष्ट्रीय जो ब्यूरो की बात कर रहा था, अपराध ब्यूरो की एक बालक बात कर रहा था, उसके आंकड़े सर आपने पुराने बताए। एक मुन्ना मुझे कह रहा था, मैं उसके अपडेट डेटा भी दूंगा। मैंने सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे 2015 और 19 के डेटा बताए थे। मेरा वहां पर ऐसा नहीं था कि मैं उसके ऊपर प्रॉपर अपडेट बताऊं। हालांकि पिछली बार एक उसमें 2020-21 का प्रश्न आया है, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन मैं वो टॉपिक करवाऊंगा क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है। ब्यूरो का टॉपिक, अपराध ब्यूरो वाला बड़ा टॉपिक है। तो इसलिए साथियों आपको बता दूं, वो तो अपडेट मैं करवाऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट 21, 22 और 23 के डेटा पूरे आपको बताऊंगा। मैंने तो एक उदाहरण के तौर पे ये बताया था कि 2015 के अंदर 60,000 महिलाओं ने इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके ये किया, 15 के अंदर इतने केस आए, इतने से, वो तो एक उदाहरण दिया था एक ब्यूरो का। मैं वो रिपोर्ट्स नहीं दे रहा था, एक सामान्य स्तर पे उदाहरण दिया था। ठीक है, चलो तो अगली क्लास में देखेंगे। कमेंट्स में ये बताना है कि पढ़ना क्या चाहते हो। बाल अधिकार लेके आऊंगा। वैसे मेरा तो मानना है कि मैं बाल अधिकार पढ़ाऊंगा आपको सारे इसके बाद में, लेकिन आप योजनाओं का मेरे पास रिक्वेस्ट आ गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं बता दो। योजनाओं के लिए स्पेशल कंटेंट तैयार हो रहा है साथियों, क्योंकि साथियों मैं जब कंटेंट बनाता हूं तो मामले की गहराई तक जाता हूं। और तथ्यों को, गहराई का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कचरा भर भर के लाएंगे। तथ्यों को परीक्षा के साथ में किस तरह से कनेक्ट करना है, मतलब यह है कि परीक्षा वाले को उसके दिमाग को पढ़ना है। अभी पेपर बना भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना है अपने को, और पेपर बन भी जाए तो अपने कंटेंट में से गिरे, ऐसे तथ्य के साथ में अपने को कंटेंट तैयार करना है। तो साथियों उसके लिए थोड़ा समय लगता है। तो योजनाओं का कंटेंट तैयार हो रहा है, 2 दिन के अंदर योजनाओं की क्लास आ जाएगी। लेकिन कल बाल अधिकार पढ़ना चाह रहा था, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है, वही टॉपिक करवा दूंगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे, फिर नई क्लास में फिर मिलेंगे। और क्लास को ना शेयर तो किया करो यार। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 8वीं क्लास आप देख रहे हो, और जितनी क्लास इसके लिए लगेगी, आइडिया था 15 क्लास में पूरा कर देंगे महिला बाल अपराध के टॉपिक। जितनी क्लास लगेगी आपके लिए लगाऊंगा, और उसके बाद क्या पढ़ना चाहते हो और वो भी अपने इसके लिए डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।